सो बॉयज एंड गर्ल्स देखिए स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग ऑडिट का चैप्टर 2। बात नहीं, बस चैप्टर 2 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। भाऊ बात मत करिए। आज ऑडिट का दूसरा दिन है हम लोग के जीवन में, और ये ऑडिट का दूसरा चैप्टर आज से स्टार्ट करें तो बहुत बड़ा मोमेंट है आपका लाइफ का। 6 सितंबर रिकॉर्ड कर लीजिएगा, 6 सितंबर को हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट किए थे, और आज ऑडिट का चैप्टर 2 सबसे बड़ा सिलेबस सेमेस्टर 5 में ऑडिट का ही है। सबसे बड़ा सिलेबस सेमेस्टर 5 में ऑडिट का ही है। ऑडिट, उसके बाद अकाउंट्स, उसके बाद आपका टैक्स, उसके बाद इकोनॉमिक्स, उसके बाद ऑडिट है, अकाउंट्स, उसके बाद मैथ्स, उसके बाद आपका इकोनॉमिक्स, उसके बाद टैक्स। इकोनॉमिक्स टैक्स का सिलेबस बहुत छोटा है, इको और टैक्स का। और फिर सबसे बड़ा किसका हो गया बताइए? तो ऑडिट। सिलेबस वाइज अगर आप देखेंगे ना तो थ्योरी में सबसे बड़ा सिलेबस हो गया ऑडिट का। थ्योरी प्रैक्टिकल सब मिला के, क्योंकि आप लोग कॉलेज में भी क्लास करते होंगे, देखते होंगे बहुत बड़ा सिलेबस है। जो भी वो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 कितना मार्क्स का आपका एग्जाम में आएगा? चैप्टर 2 आपका एग्जाम में 15 मार्क्स का आएगा। लिख दीजिए वहां पे बगल में 15 मार्क्स। जिनका बुक है लिख लीजिए 15 मार्क्स। पेंसिल पेन लेके बैठा करिएगा। अगर कुछ मान लीजिए की पॉइंट्स बोले तो उसको लिख पाइएगा, लिख पाइएगा, निकालिए। रेडी? चले, पहले वाला छूट गया, हम आपको रिकॉर्डिंग भेज देंगे, देख लीजिएगा। चलिए पूरा भेज देंगे, पूरा एक ही साथ। जिनको जिनको मान लीजिए छूट गया होगा, रिवीजन करना होगा, भेजिएगा, हम पर्सनली भेज देंगे आपको। ठीक, मांग लीजिएगा। आप लोग का क्या, आप लोग को सब कुछ याद आता है ट्यूशन में आने के बाद? आपको याद करना है, आपको जैसे कोई चीज़ छूट गया आपका ड्यूटी है, और मांगना होगा तो टेलीग्राम में मैसेज करिएगा, क्योंकि व्हाट्सएप वाला मैसेज ना पीछे चला जाता है। ये चीज़ हम समझा नहीं पाते आप लोगों को। नहीं, सीन नहीं, उसमें होता क्या देखिए, बता रहे क्या है। देखिए आप लोग समझ रहे हो ना, आपको समझाना जरूरी है, सबको बताना जरूरी है। ऑनलाइन में भी बच्चे लोग कंप्लेन करते हैं, ऑफलाइन में बच्चे लोग बोलते हैं। देखिए होता क्या व्हाट्सएप में, जैसे मान लीजिए अभी नया मैसेज किया, बोले कि भैया हमको वीडियो भेज दिया, हम देख लिया, हम ठीक है अब नेहा को भेजेंगे वीडियो। फिर हम मान लीजिए पढ़ाने लग गए। अब क्या है, फिर हम जब तक हम व्हाट्सएप को खोले तब तक मान लीजिए नेहा का चैट जो है पीछे चला गया, ध्यान से निकल गया। आप लोग भी तो इंसान ही है, ध्यान से निकल गया, बस यही होता है। और ये चीज़ आपको सबके साथ हो जाता है। अब इसी चीज़ को आपको समझना होगा, तो इसको आप पर्सनली मत लिया करिए, बात समझ रहे हैं? हाँ नहीं, आप लोग सबको बोलते, आप लोग सबको बता रहे, सारे बच्चों को बोले। ऑनलाइन में भी बच्चे लोग यही कंप्लेन करते, आप मैसेज देके रिप्लाई नहीं दे रहे, देख के रिप्लाई नहीं देते, पीछे चला जाता है। मेरा प्रॉब्लम समझिए आप। हाँ तो देखते ही नहीं, देख लेते तो रिप्लाई दे, बस समझिए ना, देखते कि भाई रिप्लाई देंगे तो पीछे चलाते हैं, यही बात है। और देखो आप लोग भी इस चीज़ को समझिए प्लीज़, प्रॉब्लम है और कोई रीज़न नहीं। तो इसीलिए कोई भी वीडियो का लिंक मांगना होगा टेलीग्राम में मैसेज करिएगा, नहीं तो यूट्यूब में मैसेज कर दीजिएगा। यूट्यूब में कमेंट आ जाता है ना मोबाइल में, दिस पर्सन कमेंटेड कि भैया लिंक भेजिए, जब से देख के रिप्लाई दे देंगे। देखिए चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे अच्छा कोचिंग का बारह के खड़ा हो जाइए। देखिए तो आज का टॉपिक है हम लोग का चैप्टर 2। लेट्स स्टार्ट एवरीबॉडी। 15 मार्क्स के लिए लड़ेंगे इस चैप्टर में, बहुत बड़ा चैप्टर है ये। चैप्टर 1 सर हम तो चैप्टर 1 नहीं किए तो क्या मेरे को समझ आएगा? आराम से समझ आएगा। थ्योरी सब्जेक्ट का यही तो अच्छा चीज़ है, जिस दिन आइएगा उसी दिन समझ आएगा। तो आज का टॉपिक है, चैप्टर का नाम है ऑडिट प्रोसीजर एंड टेक्निक। चलिए शुरुआत करते हैं, सिर्फ सुनिएगा, बुक नहीं भी है तो शेयर कर लीजिएगा दोस्तों से, ठीक है? देखिए टॉपिक का नाम क्या, आज का टॉपिक का नाम है ऑडिट प्रोसीजर एंड टेक्निक्स। ये चैप्टर 15 मार्क्स का हम लोग का एग्जाम में आता है। 15 मार्क्स में क्या क्या पढ़ेंगे, हो जाएगा? पहला टॉपिक है इसमें ऑडिट एंगेजमेंट। इंगेजमेंट क्या होता है? आप लोग का उम्र हो गया अब एंगेजमेंट करने का, तो एंगेजमेंट शब्द का क्या मतलब होता है वो आपको समझाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड एंगेजमेंट? तो देखिए जैसे सही बोले आदित्य, बस समझे ना, नॉर्मली हम लोग आप लोग यही समझते हैं एंगेजमेंट मतलब क्या, रिंग पहना दिए, 10 आदमी को भोजन करा दिए, हो गया। लेकिन नहीं, यहाँ पर नहीं होता ऐसा। यहाँ पर इंगेजमेंट का मतलब कुछ और होता है। यहाँ पर इंगेजमेंट का मतलब होता है जब आप ऑडिट करने के लिए जाइएगा, जब आप ऑडिट करने के लिए जाइएगा, जब आप क्लाइंट के पास जाइएगा ऑडिट करने के लिए, तो ऑडिट शुरू कहाँ से होता है? जैसे हम मान लीजिए ऑडिटर है, आप लोग मेरे क्लाइंट हो, बैकग्राउंड को समझिए। हम ऑडिटर है, आप लोग मेरे क्लाइंट हो। अभी मान लीजिए आप हमको अप्रोच किए कि भैया क्या बोले, भैया क्या आप मेरा कंपनी का ऑडिट करिएगा? तो हम बोले कि बाबू हम ऑडिट करेंगे कि नहीं करेंगे देखते हैं। आप हमको प्रपोज किए, आप हमको क्या किए? प्रपोज। लॉ की लैंग्वेज में इसको बोलते हैं प्रपोज करना। आप हमको किसी को जब आप कोई भी चीज़ ऑफर करते हो उसको प्रपोज करना बोलते हैं। अब निभी लोग क्या समझते हैं, प्रपोज मतलब चॉकलेट लेके जाएंगे पॉकेट में, गुलाब पूरे करेंगे, प्रपोज करेंगे। नहीं, आप लोग के हिसाब से, पढ़े लिखे जो लोग हैं उन लोग के हिसाब से प्रपोज मतलब टू ऑफर समथिंग, कोई चीज़ को ऑफर करना। आप मान लीजिए हमको ऑफर किए कि विल यू टू कंडक्ट द ऑडिट ऑफ माई कंपनी। अब हम ऑडिट आपकी कंपनी का करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं, ये बात हम जिस चिट्ठी में लिखेंगे, जिस कागज़ में लिखेंगे, उस कागज़ को बोलते हैं ऑडिट एंगेजमेंट। ऑडिट
ऑडिट इंगेजमेंट लेटर, ऑडिट इंगेजमेंट लेटर, ऑडिट इंगेजमेंट लेटर। तो ऑडिट इंगेजमेंट लेटर refers to the letter which is issued by the auditor to the client stating therein the why he want to accept, when he want to accept and in what way he or she wants to accept। कैसे आप ऑडिट करना चाहते हो, किस तरह से आप ऑडिट करना चाहते हो, कब से आप ऑडिट करना चाहते हो, ये सारा बात हम लोग जहाँ पर लिखते हैं इसको बोलते हैं ऑडिट इंगेजमेंट लेटर। अब आप खुद सोचिए, आप मेरा कोचिंग का बुक में रीडिंग करेंगे, पूरा बुक इस लैंग्वेज में लिखा, हम लोग बुक से ही नोट्स बनाए हुए, तो वहाँ पर आप रीडिंग करेंगे नहीं समझ आएगा। बात यही आपको समझना होगा, खाली नोट्स लेने से आपका ऑडिट कंप्लीट नहीं होगा, आपको समझना पड़ेगा कंटेंट। उसके बाद जब आप रीडिंग करिएगा तो आप समझ जाएंगे कि क्या लिखा हुआ है, और पेन पेंसिल लेके बैठेंगे। जैसे कोई लाइन आपको लगेगा कि भैया ये लाइन सिंपल लैंग्वेज बोले, उसको उसके सामने लिख लेंगे, क्या है, पढ़ने में सुविधा होगा। ये चीज़ को आपको समझना होगा बाबू। तो ऑडिट इंगेजमेंट लेटर रेफर्स टू द लेटर विच इज इशूड बाय द क्लाइंट, इशूड बाय द, इशूड बाय द, इशूड बाय द, टू द क्लाइंट, टू क्लाइंट। वाह वाह अंजलि वाह, क्लाइंट टू क्लाइंट। इशू भी किया क्लाइंट, किसको किया, क्लाइंट को, मतलब अपने से अपने आप को इंगेज कर लिए, अपने से अपने आप को इंगेज कर लिए। नहीं बाबू नहीं, ऐसा मत करो करण अर्जुन। तो ऑडिट इंगेजमेंट लेटर सुनोगे, ऑडिट इंगेजमेंट लेटर इज अ लेटर विच इज इशूड बाय द क्लाइंट, इशूड बाय द क्लाइंट, सॉरी इशूड बाय द ऑडिटर टू द क्लाइंट। कौन इशू करता है बताइए, ऑडिटर। किसको इशू करता है, क्लाइंट। कौन देता है, किसको, कौन, किसको। तो जब ऑडिटर अपना लेटर क्लाइंट को देता है, इसको बोलते हैं ऑडिट इंगेजमेंट लेटर। उस लेटर में वो लिखता है कि हम आपके कंपनी का ऑडिट करना चाहते हैं, इतना तारीख से हम ऑडिट करना चाहते हैं, इस तरह से हम ऑडिट करना चाहते हैं। सारा रीज़न आप जिस कागज़ में लिखते हो उस कागज़ को बोलते हैं ऑडिट इंगेजमेंट लेटर। क्या बोलते हैं बाबू। और हाँ बाबू पीछे एसी बंद कर दिया ना, उतना ठंडा तो घर भीड़ भी नहीं है। अच्छा बाबा आप लोग पंखा एसी में ऑडिट इंगेजमेंट लेटर। देखिए बुक दीजिए बाबू। तो पहला टॉपिक क्या है, देखिए पहला टॉपिक है ऑडिट इंगेजमेंट लेटर के बारे में। तो ऑडिट इंगेजमेंट लेटर एक ऐसा लेटर है जो कम्युनिकेशन इशूड बाय द ऑडिटर। कौन इशू करता है, ऑडिटर। किसको इशू करता है, क्लाइंट को। एक्सप्रेसिंग देयर इन द फैक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस, क्यों हम आपका कंपनी का ऑडिट करना चाहते हैं, किस तरह से ऑडिट करना चाहते हैं, कैसे ऑडिट करना चाहते हैं, ये सारा बात जिस कागज में हम लिखते हैं उस कागज को क्या बोलते हैं, ऑडिट इंगेजमेंट लेटर। ऑडिट, ऑडिट, उसके बाद है ऑडिट प्लानिंग। व्हाट इज, देखो तो अब क्या है, हम वर्ड टू वर्ड रीडिंग नहीं मारे पूरा नोट्स को अगर हम वर्ड टू वर्ड रीडिंग मार के पढ़ाएंगे आपको तो 2-4 महीना में कंप्लीट ही नहीं होगा पढ़ाई, इतना बड़ा पढ़ाई है। हम लोग आपको समझा रहे हैं, आप बुक में, कोचिंग का बुक में वही सब चीज लिखा हो, उसका आप रीडिंग करिएगा। टॉपिक में दिया हुआ है, अगला टॉपिक है मेरा ऑडिट प्लानिंग। बाबू सुनिएगा ध्यान से, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑडिट प्लानिंग। ऑडिट प्लानिंग का मतलब क्या होता है, ऑडिट प्लानिंग का मतलब होता है, प्लानिंग शब्द का मतलब क्या होता है, तो प्लानिंग मींस डिसाइडिंग इन एडवांस अबाउट व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु इज गोइंग टू डू इट। क्या करेंगे, कब करेंगे, कैसे करेंगे, कौन करेगा। क्या करेंगे, कब करेंगे, कैसे करेंगे, कौन करेगा। क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कब करेंगे, कौन करेगा। क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कब करेंगे, कौन करेगा। जब ये सब चीज आप एडवांस में सोचते हो इसको बोलते हैं प्लानिंग। क्या बोलते हैं बाबू, प्लानिंग। अब थोड़ा और सजा के बोलिए सर, इसको थोड़ा और सजा के बोलिए। व्हाट इज ऑडिट प्लानिंग, तो ऑडिट प्लानिंग सिंपली मींस डिसाइडिंग इन एडवांस अबाउट व्हाट टू चेक, हाउ टू चेक, व्हेन टू चेक, हु इज गोइंग टू चेक। व्हाट टू चेक, हाउ टू चेक, व्हेन टू चेक, हु इज गोइंग टू चेक। क्या चीज, ऐसे मतलब स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग के हिसाब से ऑडिट प्लानिंग करना जरूरी है आपके लिए। स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग क्या है, तो चैप्टर 1 पर स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग मतलब जैसे लॉ होता है वैसे ऑडिटर को गाइड करने वाला जो लॉ है उसको ऐसे बोलते हैं स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग। ऑडिटर जो ऑडिट करेगा वो किसके हिसाब से करेगा, स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग के हिसाब। देखिए तो देखिए जो बात कर रहे हैं आप, बात सुनिए ध्यान से। तो यहाँ पर स्टैंड समझ रहे ना, तो व्हाट इज ऑडिट प्लानिंग सुनिएगा। तो ऑडिट प्लानिंग सिंपली मींस डिसाइडिंग इन एडवांस अबाउट व्हाट टू चेक, हाउ टू चेक, व्हेन टू चेक, हु इज गोइंग टू चेक। क्या चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे, कब चेक करेंगे, कौन चेक करेगा। क्या चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे, कब चेक करेंगे, कौन चेक करेगा, इसको बोलते हैं ऑडिट प्लानिंग। जैसे आप कोई भी काम करते हो ना अपने लाइफ में तो आप प्लानिंग करते हो। आप अगर ट्यूशन भी आए तो प्लानिंग करके आए, जो लोग प्लानिंग नहीं किया वो लोग आज एब्सेंट है। प्लानिंग कैसे होता है, व्हाट टू डू, ट्यूशन जाएंगे। हाउ टू डू, कैसे जाएंगे, पैदल जाएंगे क्योंकि मेरा घर का बगल में ट्यूशन है। जिनका दूर में है तो बाइक से आएंगे, ऑटो से आएंगे, स्कूटी से आएंगे। अच्छा हाउ टू डू ये हो गया, व्हाट टू डू ट्यूशन जाएंगे, हाउ टू डू पैदल जाएंगे, व्हेन टू डू तो भाई अगर मान लीजिए मेरा 1:15 से क्लास है तो हमको 12 बजे, 12:30 बजे, 12:15 बजे डिस्टेंस के हिसाब से निकलना है। कुछ बच्चे तो ऐसे 1:15 में ही निकलते हैं। उसके बाद हु इज गोइंग टू डू विद, कौन जाएगा मेरे साथ,
वो कौन होगा? जो अगर किसी का दोस्त है तो दोस्त के साथ जाएगा, किसी का कोई दोस्त नहीं तो अकेले जाएगा। तो कोई भी काम जब हम लोग करते हैं ना, 4 स्टेप होता है उसमें। कोई भी प्लानिंग करने से पहले व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, हु इज गोइंग टू डू। ऑडिट में भी ये 4 चीज होता है। व्हाट टू डू, चेक करेंगे। हाउ टू डू, कैसे चेक करेंगे, उसका अलग अलग मेथड और प्रोसीजर है, एनालिटिकल है, सब्सटेंसिव है, बहुत सारे मेथड पढ़ाएंगे आपको। और व्हेन टू डू, कैसे कितना बजे ऑफिस में एंट्री करेंगे, कितना बजे ऑफिस से आउट करेंगे, ये सब आप कागज में लिख लेते हो। और कौन चेक करने जाएगा? तो जब मेन चार्टर्ड अकाउंटेंट जाता है ना, उसके साथ दोनों चेला चपाटी लोग होता है। चेला और चपाटी, चेला चपाटी दोनों रहता है। अगर आप मेरा मान लीजिए मेन ऑडिटर है तो आपके साथ एक चेला होगा, उसको बोलते हैं आपका असिस्टेंट, आर्टिकल असिस्टेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो लोग पढ़ाई करते हैं वो लोग में जूनियर होता है स्टाफ, उसको बोलते हैं आर्टिकल से। क्या बोलते हैं वो? आर्टिकल। तो मेन सीए के अंदर में दोनों चेला चपाटी होता है, दोनों चेला। अब यहाँ पे समझने का था, चेला चपाटी यहाँ पर कौन होता है? यहाँ पे कोई भी आदमी ओपी गोपी चेला चपाटी नहीं बनता है। यहाँ पे चेला चपाटी भी पढ़ा लिखा होता है। मतलब जो लोग सीए का अंडर ट्रेनिंग में है वो लोग ही चेला होते हैं, वो लोग जाकर के चेक करते हैं। जो मेन सीए तो लोग बैठ के देखते रहता है क्या चेक किया, क्या चेक नहीं किया। तो ऑडिट प्लानिंग में कितना स्टेप है? 4। व्हाट टू चेक, हाउ टू चेक, व्हेन टू चेक, हु इज गोइंग टू चेक। What to check, how to check, when to check, who is going to check. What to check, how to check, when to check, who is going to check. समझा रहेगा तब आप लिख लेंगे बना के। What is audit planning? तो audit planning refers to the process of checking in advance what to do, planning in advance about what to check, how to check, when to check and who is going to check. ये हो गया own language में। अब बुक इस लैंग्वेज पढ़ना है तो बुक में मेरा लिखा होगा। बुक इस लैंग्वेज के साथ थोड़ा own लैंग्वेज मिक्स करके अच्छा आंसर बनाएंगे। तो ये सब धीरे धीरे होगा। तो जो नहीं, नॉन एमसीक्यू पेपर है। एमसीक्यू रहता तो आज से बात नहीं बाबू, एमसीक्यू रहता तो इतना मेहनत करना ही नहीं पड़ता। वही तो बता रहे, एमसीक्यू पेपर सबसे अच्छा रहता है क्योंकि एमसीक्यू पेपर में ज्यादा एफर्ट नहीं रहता है। खाली पढ़ाएंगे, आपको भी ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता। क्या है एमसीक्यू पेपर में? क्या था, पढ़े सुने समझे, थोड़ा प्रैक्टिस किए, हो गया, पास मार्क्स आराम से उड़ जाएगा। और आप देखना, देखो सबसे ज्यादा बच्चे लोग प्रैक्टिस है। सिंपल का जब रिजल्ट आएगा, मेरे बात को थोड़ा मिलाइएगा, सबसे ज्यादा हम लोग चाहे अपना ट्यूशन में चाहे जो भी बच्चे हो, सबसे ज्यादा बच्चे लोग कॉस्टेक्स प्रैक्टिस करते हैं। और जब रिजल्ट आएगा तो देखिएगा सबसे कम मार्क्स कॉस्टेक्स में ही आ रहा है। आज थ्योरीज वाला सबसे कम बच्चे लोग थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, देखिए थ्योरी में ज़्यादा मार्क्स आ रहा है। इसका रीज़न क्या होता है? थ्योरी में क्या होता है, थोड़ा बहुत आप दिमाग भी लगा के कर पाते हो। थ्योरी पेपर में क्या होता है कि थोड़ा बहुत आप एमसीक्यू है तो हिट और ट्राई मारे, आपको लगा कि गलत है आंसर, बट आपका रिजल्ट आया तो वो सही हो गया। मतलब आपको लगा, जब आपने किया तो आपको लगा मेरा शायद आंसर ही गलत है, बाद में वो सही हो गया। तो आप देखो कि ये फ्रीक्वेंसी होता है। थ्योरी पेपर में ये चीज़ आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, लेकिन प्रैक्टिकल में ऐसा चीज़ नहीं होता। प्रैक्टिकल में तो राइट या तो रॉन्ग, बात समझ रहे ना। तो समस्या यहाँ पर क्या है, थ्योरी अगर एमसीक्यू होता है तो ज़्यादा एफर्ट नहीं है, लेकिन नॉन एमसीक्यू है तो अब क्या हो रहा है, आप लोगों को पढ़ना भी पड़ रहा। पहले इतना थ्योरी, इतना सेमेस्टर से तो थ्योरी पढ़ते आ रहे हो, किसी सेमेस्टर में थ्योरी में इतना मेहनत नहीं करना पड़ता है। यहाँ पर क्या है, पढ़ना है, समझना है, याद करना है, और लैंग्वेज भी यही मेंटेन करिएगा। सबसे ज़्यादा सेमेस्टर 5 में सबसे ज़्यादा बच्चे लोग इको और ऑडिट में ही फेल होते। क्या है, टैक्स ईजी है सेमेस्टर 5 वाला, अकाउंट्स भी इजी है क्योंकि बहुत सारा चीज आपको 12 में भी पढ़ा हुआ है, अकाउंट्स वाला, इश्यू ऑफ शेयर, बहुत सारा चीज ऐसा है। जनरल एंट्री तो बेसिक आपको आइडिया आता है कि हाँ एंट्री ऐसे मारेंगे। आज स्टेप मार्किंग भी अकाउंट्स में हो जाता है। इको में क्या है, एक शब्द अगर गलत हो गया तो आंसर पूरा गलत। सर्कुलर फ्लो का आप आंसर लिख रहे हैं, एक तो वर्ड आपका गलत हो गया, आंसर गलत। मैथ्स में क्या है, या तो सही या तो गलत, बीच का तो कोई आंसर ही नहीं होगा। उसके टैक्स, अच्छा इधर आ जाइए आप, इधर अगर आएंगे ऑडिट में। ऑडिट में प्रॉब्लम क्या है, ऑडिट में बच्चे ना समझ नहीं पाते क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। पूछता है एडवांटेज, आप लिख के आ जाते लिमिटेशन, पूरे पास है मेरे। तो इंपॉर्टेंस, लिमिटेशन, एडवांटेज, अच्छा उसके जो लोग ऑनर्स वाले हो, आप लोग का ऑडिट में एक दो क्वेश्चन घुमा के भी रहेगा। ये सब चीज आप पढ़ेंगे नहीं अच्छे से, इन डेप्थ नहीं पढ़ाई करेंगे तो आप टैकल नहीं कर पाएंगे। प्लीज आपको हम 12 बोले, योर फाइनल सेमेस्टर, मेरे लिए आपका यही सेमेस्टर फाइनल सेमेस्टर है। फाइनल सेमेस्टर मतलब यही होता है, क्योंकि फाइनल सेमेस्टर अगर 5 निकाल लिए तो 6 में आपको चिंता नहीं रहे। 6 बहुत ईजी, 5 बहुत टफ। 6 में 2 ही पेपर है, 6 में एग्जाम होगा। 6 में पेपर कितना है, 2। पहला दिन आ रहे हैं इसलिए आपको इतना सवाल आ रहा मन में बस क्योंकि ये सब बात हम 1 महीना से बताए थे यार आपको। तो पहला दिन करे तो थोड़ा सवाल आता है, को उनका सवाल जायज है क्योंकि पहला दिन का बेचारा को पता नहीं है, सिलेबस भी पता नहीं है ठीक से, तो ये सब सवाल आना स्वाभाविक है, समझ रहे ना। तो आप प्लीज इस चीज को ध्यान देना। हम बार बार आपको नॉक कर दे रहे, मेरा काम है बताना। और ऊपर से ये फेस्टिवल वाला महीना है तो कब बीत जाएगा पता ही नहीं चलेगा। अक्टूबर दुर्गा पूजा, काली पूजा, छठ पूजा बीत जाएगी। यस, सब फेस्टिवल बीत जाएगी। इसीलिए नवंबर कॉलेज खुलेगा, 10 दिन 15 दिन कॉलेज जाओगे, दिसंबर का फर्स्ट वीक में इंटरनल और जनवरी का फर्स्ट वीक में फाइनल, खत्म। आपके लिए बहुत दिन होगा, 3 महीना मेरे लिए टाइम एकदम नहीं, इसलिए प्लीज फोकस करिए। तो ऑडिट प्लानिंग समझ गए ना। ऑडिट आपको अभी तक 2 बात पढ़ा, एक तो ऑडिट इंगेजमेंट, एक तो ऑडिट प्लानिंग। तो ऑडिट इंगेजमेंट मतलब क्या हो गया, ऑडिट इंगेजमेंट लेटर, एक तो लेटर होता है जो ऑडिटर बनाता है और अपना क्लाइंट को देता है। ऑडिट प्लानिंग का मतलब होता है ऑडिटर पहले से प्लान करता है क्या करेंगे, कब करेंगे, कैसे करेंगे, कौन करेगा, क्या करेंगे, कब करेंगे, कैसे करेंगे, कौन करेगा, इसको बोलते हैं ऑडिट प्लानिंग। और अब जो टॉपिक हम लोग करने जा रहे हैं वो है ऑडिट प्रोग्राम।
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑडिट प्रोग्राम? भाइयों और बहनों, अगर पहले आपको हम प्रोग्राम शब्द का मतलब पढ़ाते हैं, जब प्लानिंग आप डिटेल में करते हैं तो वो क्या बन जाता है? प्रोग्राम। When planning made in detail becomes the program. जब आप प्लानिंग डिटेल में करिएगा ना तो वो क्या बन जाएगा? वो प्रोग्राम। जैसे आप लोग सोच रहे हैं कि कल हम लोग घूमने जाएंगे, 4 दोस्त हैं, आप लोग सोच रहे हैं कि कल घूमने जाएंगे, ये हो गया प्लान। आप लोग 4 दोस्त हैं, ये प्लान हो गया। अब इसी को अगर प्रोग्राम बनाएगा तो कैसे बनेगा? कल घूमने जाएंगे, सुबह 8 बजे सब आदमी बुद्धल ब्रिज के पास मिल जाना, सारे बच्चे लोग तुम लाल पहन के आना, तुम काला पहन के आना, तुम पीला पहन के आना, सारे बच्चे लोग जूता पहन के आना, तुम चप्पल पहन के आना। उसके बाद समझिए, पानी का बोतल लेके आना, पानी का बोतल लेके आना, और बैग में चिप्स रहना चाहिए। तुम कुरकुरे लाओगे, तुम लेज लाओगे, ठीक है? दिस इज द प्रोग्राम, दिस इज द प्रोग्राम, एंड दैट्स द डिफरेंस बिटवीन द प्लानिंग एंड प्रोग्राम। आप समझ गए होंगे, बहुत बात नहीं। प्लानिंग में और प्रोग्राम में क्या फर्क होता है? सुनिए, प्लानिंग मतलब क्या हो? जस्ट आप एडवांस में डिसाइड करते हो। आप प्लानिंग जब डिटेल में करते हो तो क्या बन जाता है? प्रोग्राम। कोई भी चीज जब आप डिटेल में बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? प्रोग्राम। तो वो बात नहीं, प्लानिंग व्हेन मेड इन डिटेल दैट बिकम्स द प्रोग्राम। अब इसी को एग्जाम ऑडिट में लिखेंगे। ऑडिट प्रोग्राम मतलब क्या? ऑडिट प्रोग्राम इन डिसाइडिंग इन एडवांस इन डिटेल अबाउट व्हाट टू चेक, व्हेन टू चेक, हु इज गोइंग टू चेक। ये सब चीज जब डिटेल में प्लान करेंगे। और पता है, ऑडिट प्रोग्राम जब ऑडिटर बनाता है, एक एक चीज को प्लान कर लेता है। कितना बजे ऑडिट करने जाएंगे, कितना बजे क्लाइंट के ऑफिस में पहुंचना है, कैसे कैसे कौन कौन सा बिल चेक करेंगे, चेक करने के बाद आपका किस टाइमिंग में लंच टाइमिंग होगा। आपको पता है, जो सीएम और पीएम होते हैं देश के, हमारे और हम लोग तो एक छोटा सा इंसान है। जो देश का मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री है, ममता दीदी लोग जो है, मोदी जी लोग है, उन लोग का एक एक मिनट का रूटीन बना हुआ है। एक एक मिनट का रूटीन, माय डियर स्टूडेंट। वो लोग अगर मान लीजिए इलेक्शन होता है, इलेक्शन के बाद जैसे ममता दीदी लोग इलेक्शन जीती है, जीतने के बाद कितना बजे बाहर निकल करके पब्लिक को संबोधित करेंगे, पब्लिक को एड्रेस करेंगे, वो टाइमिंग भी वो लोग का प्रोग्राम में लिखा हुआ रहता है। माय डियर स्टूडेंट्स, एक एक चीज जो है ना, और जो सीएम और पीएम होते हैं उन लोग का पहले से डिसाइडेड होता है। इसको बोलते हैं ऑडिट प्रोग्राम। ऑडिट प्रोग्राम मतलब डिसाइडिंग इन एडवांस, फिक्सिंग योर रूटीन, ईच एंड एवरीथिंग। पूरा डिटेल में आप सोच लेते हो ना, इसको क्या बोलते हैं बाबू? प्रोग्राम। तो जब आप डिटेल में सोच लेंगे, इसको क्या बोलते हैं? प्रोग्राम। हम लोग कहीं घूमने जाएंगे, ये प्लान है। हम लोग कब जाएंगे, कैसे जाएंगे, किस तरह से जाएंगे, किस वे में जाएंगे, क्या क्या ड्रेसेस रहेगा, क्या क्या खाना लेके जाएंगे, क्या क्या खाएंगे, क्या क्या पिएंगे, अगर पीने का व्यवस्था है तो ये सब जो प्रैक्टिस, आप लोग बड़े स्टूडेंट हो, आप लोग के सामने ये सब एग्जांपल देने में कोई दिक्कत नहीं। तो जो बच्चे लोग पीते हैं, तो वो लोग मान लीजिए क्या क्या पिएंगे, वो सब पहले से डिसाइडेड होता है। और इससे बात नहीं, बोलना नहीं, सिर्फ सुनना है। अब नया है ना बाबू, थोड़ा बोलना नहीं, क्लास में सिर्फ सुनना है। बोलना होगा तो कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करिएगा यूट्यूब में। अभी पहले पढ़े सुनिए, बेरोजगारी हो तो बोलो, जाकर कमेंट में आके बोलो। अभी सुनो, तो सुनना है, सिर्फ समझना। फ्लो है ना, पढ़ाई टॉपिक का फ्लो ब्रेक हो जाता है। तो ऑडिट प्रोग्राम का मतलब होता है डिसाइडिंग इन एडवांस, समझ गए ना? लेकिन प्लान और प्रोग्राम में फर्क क्या हो गया? तो आप एक बार में समझ गए होंगे। प्लानिंग मतलब जस्ट यू डिसाइड, अब प्रोग्राम मतलब यू डिसाइड इन एडवांस, डिटेल में जब डिसाइड करिएगा तो ये प्रोग्राम हो गया। आज शॉर्ट में बोलिएगा तो क्या गया? वो प्लान। तो प्लानिंग में और प्रोग्रामिंग में यही फर्क है। प्लानिंग में बस आप सोचते हो, प्रोग्रामिंग में आप डिटेल में सोचते हो। प्लानिंग में आप सोचते हो, प्रोग्राम में आप डिटेल में सोचते हो। प्लानिंग में आप सोचते हो, प्रोग्राम में आप डिटेल में सोचते हो, गहराई में सोचते हो। देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। It is always advisable that the auditor should frame an audit program for each an audit, and it is utmost necessary to prepare audit program. Audit program बनाना बहुत जरूरी है। Before starting big audit, कोई भी बड़ा ऑडिट को स्टार्ट करने से पहले ऑडिट प्रोग्राम बनाना जरूरी है। ऑडिट प्रोग्राम का मतलब होता है डिटेल में सोचेंगे क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है। आई होप आप समझ गए होंगे, बहुत एग्जाम्पल्स हमने आपको दिया। अब इसका एडवांटेज और इसका क्या बाबू डिसएडवांटेज, क्या फायदा है और क्या नुकसान है। अब देखो, आपको खुद समझ आएगा। प्रोग्राम बनाने का फायदा भी है, खराबी भी है। जैसे देखिए फायदा क्या है? इट प्रोवाइड क्लियर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू असिस्टेंट रिगार्डिंग वर्क टू बी डन। जो लोग प्रोग्राम बना के रहते हैं ना, वो लोग अपने जीवन में एकदम सही दिशा में रहते हैं। और जो लोग प्रोग्राम नहीं बनाते हैं, वो लोग जिंदगी में कभी सही दिशा में नहीं आते हैं। कभी इधर, कभी उधर, कभी इस डाल पे, कभी उस डाल पे। तो प्रोग्राम करने वाले जो लोग होते हैं, जो पहले से प्रोग्राम कर लेते हैं, वो लोग क्या होते हैं? एकदम फिक्स रहते हैं अपने लाइफ में। प्रोग्राम आपको एक सही रूटीन देता है। प्रोग्राम वाले लोग कभी मिसमैनेजमेंट नहीं होता है। कभी कभी लोग कोचिंग में भी गलत हो जाता है, मिसमैनेजमेंट हो जाता है। लाइक जैसे बैच रहता है बंगाल बोर्ड का, हम लोग भूल से बंगाल बोर्ड सीबीएसई दोनों में मैसेज दे दी। अब उस एक भूल के कारण सारे बच्चों को डिस्टर्ब हो रहा, आना पड़ रहा, जाना पड़ रहा। तो प्रोग्राम हमेशा डिटेल में बनाया करिए। प्रोग्राम बनाने से क्या होता है? दैट गाइड्स यू व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू बी डन, क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये प्रोग्राम बनाने का पहला एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज है, इट फोकस ऑन टोटल पर्सपेक्टिव ऑफ वर्क टू बी डन। हर एक चीज को आप चेक कर पाते हो, अच्छे से चेक कर पाते हो। जैसे हमने कहा ना आपको, तो उस समय आपको लगा कि ये बात मजाक है,
लेकिन अगर कोई आदमी पूरा प्रोग्राम बना लेगा, कब क्या करना है, कैसे करना है, रूटीन बना लेंगे। आप जैसे अभी सेम 5 है आपका, सेम 5 में आप एक रूटीन बना लिए। आप लोग में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो लोग वर्किंग स्टूडेंट हैं, ऑनलाइन में ज़्यादातर बच्चे ऐसे ही, जो लोग मान लीजिए जॉब करते हैं या कुछ ना कुछ काम करते हैं घर में, बात समझे ना। तो अब उस केस में अपना रूटीन बना लीजिए, भाई कितना बजे हमको ऑफिस जाना है, कितना बजे ऑफिस से वापस आना है, ऑफिस आकर थोड़ा रेस्ट कर लिए 1 घंटा 2 घंटा, फिर हमको पढ़ना पड़ेगा। आप ऑफिस जा रहे हैं, ये बात हम समझ लेंगे, हम प्रॉब्लम आपका समझेंगे, लेकिन ये बात तो सीयू नहीं समझेगा ना, वो तो आपको एग्जाम देना पड़ेगा। और एग्जाम में पास आदमी इमोशन से नहीं होता है, जो आप लिखते हैं उसी से होता है। तो आपका जो आउटपुट रहेगा पेपर में, उसी पे यू विल गेट द मार्क्स, ये हमेशा याद रखिएगा। तो यहाँ पर ध्यान देने का बात क्या है कि प्रोग्राम बनाने से आप एक सही डायरेक्शन में काम करते हो। प्रोग्राम नहीं है तो कभी इधर कभी उधर। जैसे देखिए, प्रोग्राम बना के लोग घूमने जाते हैं, अभी ना प्रोग्राम का लोग बंक मारते हैं। तो बंक और घूमना दोनों में परिस्थिति तो सेम ही है। बंक में क्या होता है, वो भी इधर कभी उधर। घूमने में भी क्या, कभी इधर कभी उधर। लेकिन अगर आदमी पहले से प्रोग्राम बना के रखा है तो क्या होगा, जैसे पहले से आप प्रोग्राम बना लिए कि भाई अगर आप बंक भी मारेंगे तो पहले से प्रोग्राम बना लिए, आज बंक मारेंगे, तुम्हें सब बुंदेल ब्रिज के पास मिलना, वहाँ से हम लोग जाएंगे विक्टोरिया। कहाँ जाएंगे, विक्टोरिया। खूब घूमेंगे, खूब खाएंगे, खूब पिएंगे, खाएंगे और पिएंगे और फिर वापस आ जाएंगे। प्रोग्राम क्या हो गया, वो प्रोग्राम। आर बंक कब होता है, व्हेन यू डोंट प्लान। आप प्लान नहीं हो, अनप्लान्ड हो, आप ट्यूशन के लिए निकले, आप ट्यूशन आने का मन नहीं करा, कभी इस चबूतरा पे बैठिएगा, कभी उस चबूतरा पे बैठिएगा, कभी इधर बैठिएगा, कभी उधर बैठिएगा, कभी इस पाड़ा में बैठिएगा, कभी यहाँ पे खड़ा होकर पोस्टर पढ़िएगा, कभी वहाँ पे खड़ा होकर पोस्टर पढ़िएगा। आदमी बेरोजगारी में यही करता है। तो बंक आप समझ रहे ना, प्रोग्राम किए हुए जो लोग होते हैं ना, उन लोग क्या होता है, उन लोग सही डायरेक्शन में काम करते हैं, उनको गोल खोजने में हेल्प होता है। अनप्रोग्राम लोग जो होते हैं उन लोग नहीं कर पाते सही से। उसके देखिए क्या लिखा हुआ है, ऑडिट प्रोग्राम हेल्प्स टू प्लान द ऑडिट वर्क रैशनली। रैशनली मतलब सही से, एकदम परफेक्शन चाहिए तो प्रोग्राम बनाना होगा। बिना प्रोग्राम के लोग परफेक्ट कभी नहीं हो सकते, याद रखिएगा। परफेक्शन चाहिए तो आपको प्रोग्राम बनाना होगा। Under properly framed program, the work is conducted systematically without ignoring or overlooking the important areas. इग्नोर नहीं कर पाते आप किसी को, ओवरलैपिंग नहीं कर पाते। ओवरलैपिंग मतलब क्या होता है, ओवरलुक कर दिए। जैसे अभी मैसेज वाला बात स्टार्टिंग में बोले, वहाँ पे क्या होता है, ओवरलुक आता है कि आपने प्रोग्राम नहीं किया हुआ उतना। मैसेज को लेके कोई प्रोग्राम, क्लास को लेके प्रोग्राम क्या होगा, पढ़ाना है मतलब पढ़ाना है, लेकिन मैसेज को लेके तो प्रोग्राम नहीं बना कि हम इतना बजे मैसेज चेक करेंगे, ऐसे चेक करेंगे। तो मैसेज क्या होता है, ओवरलुक हो जाता है। अब आप बोलिएगा कि आपसे बड़ा भी तो टीचर लोग हैं जो लोग तो मैसेज ओवरलुक नहीं करते। समस्या क्या होता है, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग हर आदमी का नहीं, हर एक काम के लिए आदमी रखे रहते हैं। चैटिंग करने के लिए भी आदमी होते हैं, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, वो लोग वहाँ पे चैटिंग टीचर नहीं करते आपसे, वहाँ पे चैटिंग करने के लिए भी एक प्रॉपर आदमी रहते हैं, जो लोग चैटिंग करेंगे, कमेंट का रिप्लाई देंगे। जो लोग मान लीजिए वो टेलीग्राम, हम लोग तो अकेले सारा चीज़ करते हैं, तो बात समझ रहे ना। तो वहाँ पर चैटिंग करने के लिए प्रॉपर एक तो आदमी, इसका काम ही चैटिंग करना। ये मतलब टीचर आपसे चैट कर रहा, वो प्रॉपर उसका स्टाफ रखा हुआ। जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जब आप बैंक, रेलवे, सीए ये सब का तैयारी करिएगा, तब देखिएगा वहाँ पे प्रॉपर इंस्टीट्यूट में टीचर साहब का कभी बात नहीं हो। आपको लगेगा टीचर ही मैसेज कर रहा है, टीचर जैसा ही मैसेज आपको करेंगे, लेकिन टीचर नहीं रहते, वहाँ पे दूसरे लोग होते। ये आपको समझना पड़ेगा, ये आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। तो ओवरलुकिंग क्यों हो जा रहा है, क्योंकि हम लोग प्रोग्रामिंग नहीं किए हुए हैं। तो बिना प्रोग्रामिंग का कोई काम करिए तो ओवरलुक होगा ही, मिसमैनेजमेंट होना स्वाभाविक है, कॉमन सा बात। एक तो बच्चा तो टीचर डे से एक दिन पहले रात में 11 बजे ऑनलाइन के लिए पैसा भेजा, सेमेस्टर 3 का रजिस्ट्रेशन कराया। अब कल टीचर डे आ गया, टीचर डे में स्टूडेंट का रिप्लाई, स्टेटस ये सब देने लग गए। उसको ऐड नहीं किया, क्या सर टाका नहीं है ऐड क्वेश्चन ना। बेचारा हम, मेरा भी गलती है, हम उसको बोलते ओके बाप, ओके बोल के फिर हम किसी और को रिप्लाई देने लग गए होंगे। अब क्या आप लोग में से किसी बच्चे को रिप्लाई नहीं लगे, तो ओके बोल के अब हम फिर कोई दूसरा काम करने लग गए होंगे। अब उसके बाद फिर बोला सर आप ही शुद्ध ओके बोलते ऐड क्वेश्चन ना। फिर कल 2 बजे टीचर खा रहे थे, फिर मैसेज कर सर फोन कर बोले ऐड कर ना, तो हम फोन भी काट दे रहे। उसको डर लग गया कहीं स्कैम तो मेरे साथ नहीं हो गया। स्कैम भी बिल्कुल ऐसे ही होता है, 2500 रुपया ले लिए उससे, स्क्रीनशॉट पेमेंट ले लिए। अब वो बेचारा डर गया, उसका डर स्वाभाविक है, वो अपना जगह पे सही है। अगर उसकी जगह हम भी स्टूडेंट होते तो सोचिए हम भी डर गए होते कि गार्जियन से 2500 रुपया मांगे कि सर मेरा मांग रहा, बेचारा 2500 रुपया लेके टीचर 2 दिन से रिप्लाई नहीं दे रहा। तो उसका डर स्वाभाविक है। तब हम क्या किया, अब हम क्या करें, हमको उस समय टाइम नहीं मिला था। उसको सबसे पहले व्हाट्सएप में ऐड किए, व्हाट्सएप में ऐड करिए, बोला व्हाट्सएप ऐड करें, टेलीग्राम में कभी करबे। फिर कल आज सुबह में उसको ऐड किया, तो बोले हाँ सर थैंक यू, फाइनली आपने गोली दिए। तो ये क्या होता है, देखिए उसका डर स्वाभाविक है। ये सब ऐसा प्रॉब्लम क्यों रहा, क्योंकि हम प्रोग्राम नहीं है उस चीज़ को लेकर। अगर प्रोग्राम रहेंगे तो ओवरलैपिंग नहीं होगा, ओवरलुकिंग नहीं होगा, हर एक चीज़ एकदम सही से परफेक्शन होगा। ये बस यही होता है, आप समझिए। पूरा मैनेजमेंट ही तो है ये ऑडिट प्रोग्राम। उसके बाद डिसएडवांटेज का, खराबी है बहुत ज़्यादा प्रोग्राम बनाना भी ठीक नहीं। प्रोग्राम का खराबी सुनिए। पहला खराबी क्या है, पॉसिबिलिटी दैट अ वर्क बिकम मैकेनिकल। इंसान का जीवन मशीन की तरह हो जाता है। जब आप प्रोग्राम बना लेते हैं ना, आपका लाइफ जो है मशीन की तरह हो जाता है। आपका लाइफ बहुत मोनोटोनस हो जाता है, याद रखिए, मैकेनिकल हो जाता है। मोनोटोनस मतलब बोरिंग हो जाता है, एक ही काम रोज कर रहे।
हम देखो जैसे जैसे आप देखिए टीचर डे कल बच्चे लोग मना रहे थे, तो अब बच्चों के लिए टीचर डे एक बहुत बड़ा एक्साइटमेंट का सोर्स है। लेकिन हम क्या हो गया ना, हम मशीन बन गए। मतलब ऐसे एक लास्ट आप लोग का बैच तक तो ठीक भी था, फिर भी शाम तक होते थे, शाम 9-10 बजे आते थे ना, मशीन जैसा मेरा हाल हो गया। मतलब ऐसे खड़ा एक बच्चा पढ़ो ले लो ऐसे खड़ा है बड़े जबरदस्ती। उसके बच्चा बोल भी रहा है भैया आप तो थक गए होंगे, तो तुमको जब दिख रहा तो क्या बोलो बैठ जाइए, फिर भी बोला थक गए होंगे। हालत खराब हो जा रहा। ऐसा नहीं, देखिए अब यहाँ पर इसको दो एंगल, इसको दो नजरिए से आप देखिए। एक एंगल एक स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ा एक्साइटमेंट का सोर्स है, क्योंकि वो उनके लिए वो पहला बार टीचर डे करे, इतने दिन में टीचर बना रहे, वो अपना एक्साइटमेंट से बैठा हुआ बेचारा। लेकिन हमारे लिए क्या, वो मेरे एक डेली रूटीन हो गया। तो जो डेली रूटीन आपके लिए वो चीज़ हो जाता है, तो वो चीज़ आपका मैकेनिकल हो जाता है। जैसे ट्यूशन पढ़ना, आप इतना दूर से, आप लोग में बहुत सारे बच्चे 1 बजे 1:15 बजे दोपहर के टाइम में क्लास करने के लिए आप आए हैं, आप एक्साइटमेंट लेके आए कि हम पढ़ेंगे। लेकिन हमारे लिए सुबह से हम यही काम कर रहे हैं, सुबह 8 बजे से हम पढ़ा ही रहे, तो हमारे लिए एक रेगुलर रूटीन हो गया। तो मेरा लाइफ जो है वो मशीन की तरह हो गया। और ये मेरा ही लाइफ नहीं है, 1 साल बाद आपका भी लाइफ ऐसे ही हो जाएगा। क्यों? आप लोग भी जब वर्किंग लाइफ में चले जाइएगा ना, वर्किंग लाइफ में जो लोग वर्किंग करोगे, या कोई मान लीजिए घर गृहस्थी में भी चले जाएंगे, तो जीवन इंसान का ना रूटीन फिक्स हो जाता है। क्या होता है? फिक्स हो जाता है। और वो चीज़ आपको अभी अभी लगा ना भैया क्या आप बोल रहे हैं, ये सीरियस बात है। क्योंकि जब ऑफिस में जॉब करिएगा, आप सुबह 6 बजे 7 बजे 8 बजे तक उठिएगा, आप रेडी होइएगा, 9 सवा 9 बजे तक आपको ऑफिस जाना रहेगा, 10 बजे तक ऑफिस पहुंचेगा, फिर शाम को आपका 5-6 बजे तक आते हैं, 6 बजे ऑफिस से छुट्टी होगा। नॉर्मली ऑफिस 5-6 बजे ही छुट्टी होता है। आप सोचोगे ना कि स्कूल का हाफ टाइम 2 बजे निकल जाएंगे, ऐसा नहीं, समझे। और 6-7 बजे तक ऑफिस होगा आपका, घर आते आते 8 बज जाएगा। बस में भी भीड़, बहुत भीड़ आता है, धक्का धुक्की खा के आना पड़ेगा, सबका पास कार नहीं होता माय डियर स्टूडेंट, ये चीज़ याद रखिएगा। और जब जीवन में शुरुआत करिएगा तो आपको एकदम जीरो से ही शुरुआत करना पड़ेगा, चाहे आप कितना भी रिच क्यों ना हो। आपको जब लाइफ में अपना कोई शुरुआत करिएगा जिंदगी का, तो आपको जीरो से ही करना पड़ता है। उसके बाद फिर आते आते आपका 9-10 बज जाएगा। उसके बाद अगर कोई फर्दर स्टडीज फ्यूचर में करिएगा, मान लीजिए लाइक मास्टर डिग्री किए, या मान लीजिए कोई फ्यूचर में और भी स्टडीज किए, तो उसके लिए फिर आपको टाइम देना होगा, फिर सोइएगा, फिर सुबह उठिएगा। तो जीवन ऐसे ही है माय डियर स्टूडेंट। लाइफ बहुत कठिन होने वाला है आप लोग का, अब होगा लाइफ, अब तक कुछ नहीं हुआ। अब तक आपने, क्योंकि अब तक आपका लाइफ जो फ्लेक्सिबल लाइफ था, अब आपका लाइफ में प्रोग्रामिंग हो जाएगा। और जब लाइफ, जिस दिन से आपका लाइफ में प्रोग्रामिंग हो जाएगा, आपका लाइफ मैकेनिकल बन जाएगा, लाइफ आपका मोनोटोनस। आप देखते होंगे बहुत सारे लोग जो जब लोग वर्किंग हो जाते हैं ना, उनके जीवन में ये सारा एक्साइटमेंट जो हम लोग आप लोग अभी हंसी मजाक बातचीत करते हैं, वो सब खत्म हो जाता है। The most wonderful life and the moment is the student life that you people are enjoying right now. जो भी जिंदगी आप अभी जी रहे हैं वो सबसे खूबसूरत है। और ये 4-5 महीना 6 महीना आपका बहुत खूबसूरत है, उसके बाद से लाइफ पूरा खत्म। क्योंकि आप जिंदा तो रहेंगे, लेकिन जिंदा मशीन की तरह रहेंगे। क्योंकि आप बोलेगा सर हम नौकरी नहीं करेंगे, तो बेरोजगार कहलाओगे। क्या कहलाओगे? बेरोजगार। और बेरोजगार माय डियर स्टूडेंट, हम तो आप लोग सभी को सजेशन देते हैं, चाहे आप मेल स्टूडेंट हो चाहे फीमेल स्टूडेंट हो, अगर आपने पढ़ाई किया है, अगर आपने शिक्षा लिया है, तो आप उस नॉलेज को यूज जरूर करिएगा और वर्किंग जरूर करिएगा, अगर आपके पास ऊपर वाले ने टैलेंट दिया है तो। और जो काम करना कभी खराब नहीं होता, ऐसा लोगों का सोच में होता है। अगर आप कोई भी प्रोफेशनल एक सही डिसेंट जॉब करिएगा तो क्या प्रॉब्लम है? बस में डिसेंट जॉब, अगर आपको कोई अच्छा जॉब मिले, डिसेंट जॉब मतलब ठीक ठाक मिले, सैलरी कम हो बेसी हो, जरूर करिएगा। क्या है? जिंदगी में सीखता है। अगर किसी बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाना है तो उसको जॉब में भेजिए। जब तक आप जॉब में नहीं भेजेंगे ना, उसको जिंदगी का महत्व समझ नहीं आएगा, ये याद रखिएगा। कितना भी आप प्रोफेशनली कितना भी बड़ा, बाद में बिजनेस करिएगा, बात अलग है, 2 साल 4 साल 10 साल बिजनेस करिएगा, अगर आपको बिजनेसमैन बनने का स्वागत हो। लेकिन स्टार्टिंग में जॉब जरूर करिएगा, क्योंकि जॉब करिएगा ना आप, तो आपको जिंदगी का वैल्यू समझ आएगा कि जिंदगी कितना कठिन होता है। और वो 1 साल 2 साल आप जॉब कर लीजिएगा, आपका लाइफ ऑटोमेटिक एक सिस्टमेटिक वे में, प्रोग्राम वे में हो जाए। लेकिन प्रोग्रामिंग का खराबी क्या है? आप मशीन बन जाते हो, आपका लाइफ मोनोटोनस हो जाता है, बोरिंग हो जाता है, और आपका जिंदगी जो है वो अब काम करने में अच्छा नहीं लगता। यहाँ पे भी यही है, ऑडिट प्रोग्राम बनाते हैं, ऑडिट करते करते थक जाते हैं, ऑडिट का काम बोरिंग हो जाता है, ऑडिट करने में ऑडिटर को अच्छा नहीं लगता है। देखिए उसके बाद क्या बाबू, अ स्ट्रिक्ट ऑडिट प्रोग्राम में किल द इनोवेटिवनेस। आदमी अपना दिमाग लगाता ही कहाँ है? जब सब चीज़ आपको प्रोग्राम वे में मिलेगा तो आप अपना दिमाग ही नहीं लगाओगे। हम लोग क्यों बोलते हैं आप घर में आके बुक रीडिंग करिए, क्यों बोला जाता है? इसलिए बोला जाता है कि जब आप बुक रीडिंग करिएगा तो आप अपना दिमाग भी थोड़ा उसमें लगाइएगा। अगर आप सिर्फ मेरा बात सुन के ही रह जाइएगा तो आपका दिमाग वहीं तक रह जाएगा सीमित। इसीलिए कभी भी कहीं भी कोई भी ट्यूशन में पढ़ो, आप टॉपिक को जब आप पढ़ाई करते हैं, कोई भी कोर्स का तैयारी करिएगा, आप जो चीज़ क्लास में हो गया वो तो करिएगा ही। उसके अलावा घर में आकर के लाइब्रेरी गए, कॉलेज में लाइब्रेरी गए, लाइब्रेरी से कोई बुक उठा करके कोई भी एक तो रैंडमली सम्स उठा लिए, उसको बना के देखे हम बना पा रहे कि नहीं बना पा रहे तो ठीक है, नहीं बना पा रहे तो टीचर से आके पूछे, ईयरली पेपर पिक कर लिए। तो ये तो आपको एक्टिव होना पड़ेगा। इतना चीज़ थोड़ी बताया था, ये तो हो गया स्पून फीडिंग। जैसे बच्चे लोग का स्पून फीडिंग होता है, उसका मुँह पकड़ के लो खा लो, तो ऐसे तो नहीं होगा माय डियर स्टूडेंट। ऐसे कैसे? और इतना इसलिए बोलना पड़ा ना क्योंकि सेम 5 है बस। अगर दूसरा कोई सेमेस्टर होता है इतना नहीं बोलना पड़ता। और बार बार आपको हम ये चीज़ बोलते रहेंगे, जब तक एग्जाम दिया तब तक बोलते रहेंगे, जिससे कि आप उसको समझो। कभी ना कभी तो आपका जमीर जागेगा।
और अगला है, देखिए आपका आपका इनोवेटिवनेस खत्म हो गया। क्यों बताइए? क्योंकि सब चीज प्रोग्राम होता है। आप याद करिए ऑनलाइन एग्जाम, ऑनलाइन एग्जाम जब हम लोग देते थे, पता है 3 सेमेस्टर ऑनलाइन, 4 सेमेस्टर ना, 3 सेमेस्टर ऑनलाइन एग्जाम दे करके ना आपका जो क्रिएटिविटी था पूरा खत्म। आपको पता है सेमेस्टर 6 में ऐसे ऐसे बच्चे लोग सब लिख आए हैं जो लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट थे, वो लोग खराब स्टूडेंट नहीं थे लेकिन सब लिखा है। क्यों? सेमेस्टर वो लोग तो 4 सेमेस्टर ऑनलाइन दिया, 4 सेमेस्टर ऑनलाइन देके ना वो लोग का क्रिएटिविटी खत्म हो गया। क्रिएटिविटी मतलब राइटिंग स्किल, लिखने का आंसर खत्म। आप लोग में जो लोग ऑडिट का टेस्ट उस दिन दिए उन लोग को समझ आया, इतना दिन बाद जब आंसर लिख रहे बना के लिख ही नहीं पा रहे उतना अच्छा से। क्यों? आपका हैबिट छूटा हुआ है। तो याद रखिएगा माय डियर स्टूडेंट, ऑडिट प्रोग्राम जो होता है ना वो इंसान के लाइफ का इनोवेटिवनेस जो होता है उसको खत्म करता है। आप कोई भी चीज़ आप प्रोग्राम बना लेंगे, ऑडिटर जैसे जैसे आपका मालिक बोलते जाएगा वैसे वैसे आप काम करते रहे, तो आप अपना दिमाग तो लगा ही नहीं रहे, तो आपका जो इनोवेटिवनेस है वो खत्म हो गया। यही चीज़ है यहाँ पे। अगला पॉइंट बस देखिए, ओल्ड एंड रिपीटेटिव प्रोग्राम इफ फॉलोड बाय द करंट ऑडिट टीम में ऑब्सोलीट एंड यूजलेस। बहुत सारा ऑडिटर लोग क्या करते हैं, पिछला साल का प्रोग्राम इस साल फॉलो कर देते हैं। अब आप खुद सोचिए, पिछला साल आप दुर्गा पूजा दोस्तों के साथ घूमने गए थे, पिछला साल का प्रोग्राम को इसी साल बना लीजिएगा, फिर से वही प्रोग्राम बनाए तो गलत हो जाएगा। पिछला साल कोई और दोस्त आपके साथ रहा होगा, आज कोई और दोस्त आपके साथ है। वक्त बदलता है, समय बदलता है, परिस्थिति बदलता है, परिस्थिति कभी सेम नहीं होता, याद रखिएगा। नोबडी इज कांस्टेंट इन दिस वर्ल्ड। दुनिया में कोई भी कांस्टेंट नहीं, ना तो आप ना तो हम, याद रखिएगा। और ये चीज ना जिंदगी में समझने में लोग बहुत देर कर देते हैं, और आप जिस उम्र में समझते हो, अब जिस एज में आप हो, अब आपको ये चीज समझ आएगा कि दोस्त भी कांस्टेंट होता है। इसको आप नेगेटिव सेंस में ही नहीं ले सकते हैं, आप पॉजिटिवली ही देखिए। फ्रेंड सर्कल में ही होता है। 11-12 में जब आप रहे होंगे तो आपका कोई और दोस्त रहा होगा जो आपके फेवरेट हुआ करते थे। कॉलेज लाइफ में आए तो कोई और हो गया, और आज की डेट में कोई और है। 2 साल बाद देखिए कोई अकेले रह गया आप जीवन में। लाइफ में आपको अल्टीमेटली आगे अकेले ही बढ़ना पड़ेगा, ये चीज आप हमेशा याद रखिएगा। और ऑडिट प्रोग्राम जब आप बना लेते हो ना, तो आप क्या करते हो, पिछला प्रोग्राम को इस साल हिट करते हो। तो बहुत बार क्या होता है, लास्ट ईयर द कंपनी का सिचुएशन वाज समथिंग एल्स और दिस ईयर द सिचुएशन वाज समथिंग एल्स। तो पिछला साल का प्रोग्राम इस साल सक्सेसफुल होगा ये जरूरी नहीं। तो ये ऑडिट प्रोग्राम का खराबी है। इसका एडवांटेज भी पड़े और क्या पड़े बाबू, डिसएडवांटेज। तो आप घर में आकर देखो, आज टॉपिक हुआ, घर में आकर रीडिंग मान लीजिए। अब अगला टॉपिक में चलते चलिए। बहुत बड़ा सिलेबस है इसका, दर्द हो जाता मुंह पढ़ाते पढ़ाते। ऑडिट प्रोग्राम का इफेक्टिवनेस क्या क्या किया, मतलब अच्छा सर ठीक है, अच्छा बात बोले आप तो। लेकिन मान लीजिए जैसे आप ट्यूशन आ रहे थे, रास्ता में कोई बच्चा आपको मिला, बोला अंकल क्या बोला, क्लास चला बाबू प्लीज। तो मान लीजिए कोई रास्ता में आप आ रहे थे, कोई रास्ता में बच्चा आपको मिला, बोला अंकल, जैसे आदित्य को बोला आदि अंकल क्या बोला, आदि अंकल। उम्र हो रहा आप लोग का अभी भी अपने आप को बच्चा समझ रहे, गलती है। तो आप शादी ब्याह का उम्र हो गया आप लोग का, तो समझे ना। तो आपको अगर सुनिए, आपको अगर कोई बोल देगा ऐसे कि आदि अंकल, अच्छा बताइए ना ऑडिट प्रोग्राम कैसे बनाएंगे। अच्छा, तो अच्छा ऑडिट प्रोग्राम बनाने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना। क्या क्या बातें, अब एक एक करके पढ़ाते हैं। पहला रिटेन, बाबू सुनिएगा ध्यान से, रिटेन लिखित, ओरल कभी नहीं होता। बात सुनो, कंपनी में कुछ भी चीज ना बाबू ओरल नहीं होता है। इंसान का बोली का कोई दाम नहीं, इंसान के शब्दों का कोई वैल्यू नहीं, इसीलिए हर एक चीज को लिखवा लीजिए, स्क्रीनशॉट करके रखिए। हाँ, हर एक चीज कंपनी में, हर एक चीज रिटन होता है, रिटन डॉक्यूमेंटेशन होता है, ओरली कंपनी में कुछ नहीं होता है। और याद रखिएगा, अगर आपसे कोई पूछेगा कि ऑडिट प्रोग्राम, अच्छा ऑडिट प्रोग्राम बनाना है तो रिटन बनाइए। समझे, आपको पता है ऑडिट प्रोग्राम हर एक चीज कागज में लिखा रहता है, कब क्या कितना बजे कैसे क्या होगा, ये सब चीज ऑडिट प्रोग्राम, लेकिन रिटन होना चाहिए, ओरल नहीं। दूसरा है प्लानिंग करिए, ऑडिट प्रोग्राम में प्लानिंग भी होना चाहिए। तीसरा है गोल आपको पता रहना चाहिए। जैसे बात समझिए, जैसे आप लोग ड्रेसिंग भी करते हो तो उसका एक गोल होता है। जैसे देखिए, ट्यूशन आएंगे उसका एक अलग ड्रेसिंग होगा, कोई पार्टी में जाएंगे उसका एक अलग ड्रेसिंग होगा, कहीं मान लीजिए घूमने जाएंगे अलग ड्रेसिंग होगा, और कहीं मान लीजिए अगर कोई आदमी का मरने का भोज खाने जा रहे होता है। इसका आप गलत सेंस में मत लीजिए, हम एग्जांपल समझा रहे हैं अपना बात को। जैसे किसी का डेथ सेरेमनी में आप जा रहे हो, वहां पर मान लीजिए निमंत्रण है, वहां पे आप चमकीला भड़काऊ कपड़ा पहन के चले गए, परफ्यूम मार लिए, एकदम ब्लेजर मार के चले गए, समाज तो हंसेगा ना आपके ऊपर। वहां पे सब आदमी, सबसे अच्छा बॉलीवुड वाला लोग होता है, बॉलीवुड वाला लोग जो किसी का डेथ में आता है, चश्मा लगा के, व्हाइट कुर्ता व्हाइट पैजामा पहन के, और रोता सबसे भी ऐसे करके एकदम टच कर देता। नहीं, वो लोग वो सब मैटर नहीं करता, वो लोग रोएगा भी जैसे करके बस। हाँ, यस, प्रोग्रामिंग है, वो लोग का जिंदगी भी प्रोग्राम किया हुआ, और रोना भी प्रोग्रामिंग किया हुआ। कोई कैमरा लेके आएगा ना, मशीन की तरह जीवन है लोग का। कोई कैमरा वाला आएगा तो लेकर दाड़ा, 1 मिनट रुकिए, एक्शन पहले फीलिंग ले ले। अच्छा अब रोना ऐसे, वो तो रोंदू है। नेहा कक्कर पास है, नेहा कक्कर एक तो हर फैमिली में एक तो बच्चा होता है ना, जो लोग आदत है वो लोग का बचपन से रोना रखा, हर बात पर रोएगा। तो नेहा कक्कर का जन्म ही हुआ पृथ्वी पर रोने के लिए।
बस हमें रोने के लिए। इतना कैसे रो लेते हो बहन, इतना कैसे रो लेते हो बहन, जब फेक रोती है वो लोग। बस जबरदस्ती का रोना कैसे आएगा, रोना फीलिंग से आता है, दिल से। हाँ सही में नकली है वो। तो ऑब्जेक्टिव्स, गोल, आपका प्रोग्राम में गोल भी लिखा हुआ रहना चाहिए। तीसरा है टाइम फ्रेम, टाइम लिमिट होता है, उस टाइम लिमिट को हमेशा मेंटेन करिएगा। देखिए देखिए देखिए, बिना टाइम का कोई चीज़ नहीं होता है, टाइम को हमेशा मेंटेन करिएगा। टाइम कितना बजे गोल अचीव करना है, किससे कैसे अचीव करना है, हर एक चीज़ मेंशन कर लीजिए। टाइम लिमिटेशन बनाइए अपने लाइफ में कि ये टाइम को कदर करना सीख लीजिए प्लीज़, क्योंकि टाइम उस रेत की तरह है ना, जो हाथ से एक बार निकल जाएगा ना माय डियर स्टूडेंट, यू कैन नॉट ब्रिंग दैट बैक। और जब लोग रहते हैं तो उनका कदर करना आप सीखिए, और वक्त आपके पास है तो उसका वैल्यू करना आप सीखिए, क्योंकि वक्त अगर आपके पास है, देखो लोग नहीं जाते कहीं पे, वक्त चला जाता है, याद रखिएगा। और वो वक्त जब अगर आपका हाथ से निकल जाएगा तो आप उसको कैच नहीं कर पाएंगे। ऑडिट प्रोग्राम भी ऐसे ही, आपने जब ऑडिट प्रोग्राम बनाया, आपने कोई रूटीन ही नहीं बनाया, तब तो ऑडिट प्रोग्राम टाइम पे रिपोर्ट जमा ही नहीं कर पाएंगे। आप 2 मिनट के लिए इस बात को समझिए, सीयू वाला आपको 6 महीना दिया, बोला 6 महीना में तुमको पढ़ाई कंप्लीट करना है। अगर सीयू वाला बोलता बाबू सुनो पढ़ाई कर लो, ठीक है आप पढ़ लेना, जब तुमको इच्छा होगा तुम आना आकर के एग्जाम दे देना, तब तो आप कभी एग्जाम ही नहीं देते। कहेगा ना कभी इच्छा होता, ना कभी एग्जाम देते, और ना कभी एजुकेशन सिस्टम काम ही नहीं करता। तो एजुकेशन सिस्टम काम क्यों करना, टाइम फ्रेम का काम कर रहा है। आप पढ़ाई करिए चाहे नहीं करिए, आपका पढ़ाई कंप्लीट हुआ चाहे नहीं हुआ, जनवरी आएगा वो लोग एग्जाम ले लेंगे। टाइम फ्रेम इसी को बोलते हैं बाबू। तो टाइम का कदर करना सीखिए। देखिए साल के आप विश्वास नहीं करिए, कल जैसे टीचर डे बीता, कल हमको बहुत मतलब 2 मिनट के लिए हम बहुत सैड हो गए। मतलब आप लोग को देखिए फिर से बच्चे लोग टीचर डे हो गया, तो ये लास्ट टीचर डे आप लोगों का साथ था, तो हम सोचे कि इतना दिन हो गया बच्चे लोगों के साथ, क्योंकि आप लोग में बहुत सारे बच्चे ऐसे जो 11 से पढ़ रहे, जो बच्चे नए भी है, सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2, बहुत सारे बच्चे ऐसे 5-5 साल से ट्यूशन पढ़ रहे, इस बैच में भी उस बैच में भी। अब हम सोच रहे कि 5 साल से पढ़ने का मतलब समझ रहे आप कि 5 साल कैसे बीत गया। देखिए आप लोग में ऐसे बैठते हंसी में करते, एकदम पता ही नहीं चला। 5 साल बहुत मैटर करता है। अब देखिए क्या होता है, अप्स एंड डाउन्स, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। 5 साल पता ही नहीं चला हम लोगों को। क्या नहीं पता चला, क्यों नहीं पता चला, क्योंकि वक्त ऐसा चीज है, देखिए कितना हंसते खेलते बीत गया। आए कभी ट्यूशन आए, कभी नहीं आए, कभी हम आपको डांट दी, कभी आप हमको 2 बात बोल दिया, दैट्स ओके फाइन, एवरीथिंग गोज ऑन। और ये अभी भी चलेगा, जब तक आप पढ़ेंगे तब तक ऐसा होगा। लेकिन वो वक्त देखिए कितना फास्ट बीत गया, टाइम को देखिए, हम सोचिए बात देखिए कितना बीत जा रहा है। तो ये चीज देखिए, अगला बात देखिए, टीचर डे फिर अगला बार होगा, लेकिन आप लोग नहीं रहेंगे। तो समय वो देखिए, वो आप अभी आप कुछ भी बोल दिए ना, वो चीज नहीं होता माय डियर स्टूडेंट। अभी देखिए जैसे जिस तरह से हम आपसे अभी इस फीलिंग से बात कर रहे हैं, हम प्रैक्टिकल बात बोलते हैं, और आप लोग इमोशनल फील में बात कर रहे हैं, हम प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं। देखिए अभी जिस फीलिंग से आप आते हो ट्यूशन में, बैठते हो, एक हक होता है, एक अपनापन वाला फीलिंग आता है, वो चीज नहीं आएगा। आप भी रास्ते में ऐसा नहीं हम लोग का रिलेशन खराब हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों को हम लोग पढ़ाते हैं हर साल, बच्चे लोग चले आते, लेकिन क्या है, एक वो फीलिंग आपको भी नहीं आएगा, वो फीलिंग हमको भी नहीं आएगा। तो ये चीज होता है, मतलब हमको बताना क्या चाह रहे वो समझिए। बताना यही चाह रहे कि टाइम लिमिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कब कौन सा काम को किस वक्त में कंप्लीट करना है, ये हमेशा याद रखिए। वक्त का वैल्यू करिए, और ये एज में आपको ये जानना जरूरी है, टाइम का वैल्यू सबसे इंपॉर्टेंट। टाइम खत्म हो जाएगा तो कोर्स, मान लीजिए कोर्स किया आपने, आपका मार्क्स खराब आ गया, आपने फेल हो गए, आप सप्ली खा गए। आपको पता है टाइम का वैल्यू अगर आपको पूछना है, उन बच्चों से आके पूछे जो 6 सेमेस्टर में सप्ली खा के बैठे। 1 साल बाद, 1 तो 2 छोटा सा पेपर के लिए 1 साल बाद वो एग्जाम देगा। अगला साल अब एग्जाम देगा, अगला साल एग्जाम देना। 1 साल। अब सोचिए, कुछ बच्चा सोचा होगा हम MBA करेंगे, कुछ बच्चा सोचा होगा हम जॉब करने जाएंगे, जॉब नहीं कर पा रहा, क्योंकि ग्रेजुएशन का डिग्री ही नहीं है, तो कहाँ से कुछ होगा। ग्रेजुएशन के बेसिस पे तो कोई के बिना तो कोई जॉब और कुछ मिलेगा ही नहीं आपको। अब कुछ कोर्स, कोई मान लीजिए कोई तैयारी करने मांग रहा होगा, पास ही नहीं हो तो कहाँ से तैयारी होगा तुम्हारा। मेरा खुद सेमेस्टर 6 का जो हम लोग का मार्कशीट था, हम लोग का LLB का एग्जाम हुआ, सेमेस्टर 6 का मेरा टेक्निकल डिफॉल्ट के कारण एक तो पेपर आया ही नहीं। एक तो मेरे सेमेस्टर 3 का एग्जाम दिए, मतलब मार्कशीट जब निकला था, वो लोग का बर्दवान यूनिवर्सिटी में क्या होता है ना, वो लोग आपका ऑनलाइन रिजल्ट नहीं देता, वो लोग PDF में रिजल्ट देता है। PDF में मेरा मार्कशीट दिखा रहा, अब प्रिंट आउट में मेरा मार्कशीट आया नहीं। सबका रिजल्ट 1 महीना पहले का, मेरा रिजल्ट 1 महीना बात कर दिया। घूमते जा रहे, रोज जाना, दौड़ धूप करना पड़ रहा, कितना प्रॉब्लम हो रहा बताइए। और उसके बाद जब इतना दिन के बाद मार्कशीट एप्लीकेशन तो बना के दिए। तो आप लोग के साथ भी अगर ऐसा कुछ हो जाएगा, आपको बहुत दुख होगा, भैया ठीक ही बोलते। तो टाइम ऑडिट प्रोग्राम भी जो बनाता है ना, ऑडिटर टाइम के अंदर बनाता है, टाइम पे कंप्लीट करेंगे ऑडिट रिपोर्ट जाकर के। क्या है, अगर बिजनेस के हिसाब से बात करोगे, टाइम पे रिपोर्ट जमा नहीं होगा तो आपको पेनल्टी देना पड़ेगा। इफ रिपोर्ट इज नॉट सबमिटेड विद इन द टाइम, यू हैव टू पे द पेनल्टी। एक पेनल्टी यहाँ पर 200-400 नहीं होता, 2-2 लाख, 4-4 लाख, 6-6, और जो अगर करोड़ों का कंपनी है तो करोड़ों रुपया तो पेनल्टी पहुंच जाता है। और लास्ट है रिलायंस ऑन इंटरनल कंट्रोल, भरोसा करना सीखना होगा आपको। एक अच्छा प्रोग्राम वही होता है जहां पर आप रिलायंस मतलब भरोसा, जो अंदर का सिस्टम है कंपनी के बिजनेस का, जो इंटरनल सिस्टम है उसके ऊपर भरोसा करते हैं। इसको बोलते हैं रिलायंस ऑन इंटरनल कंट्रोल। रिलायंस ऑन इंटरनल कंट्रोल कि ये हो गया ऑडिट। अगर पूछेगा ना आपके गुड वर्किंग पेपर, गुड ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है, तो ये सब बात लिखिएगा, ठीक है। घर में आके आज रीडिंग मारिएगा। अभी खत्म नहीं, अभी देरी है, 20 मिनट और क्लास है हम लोग। अगला है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है?
देखिए जब बड़ा बड़ा कंपनी में जाइएगा ना तो हर एक चीज का कागज बनता है, हर एक चीज का कागज। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का मतलब होता है कि हर एक चीज को कागज में लिख लो। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग द डॉक्यूमेंट्स बाय द ऑडिटर। ऑडिटर हर एक चीज का हंसी मजाक भी करेंगे उसको भी कागज में लिख ली। ऑडिटर जो तो समझा रहे आपको, हर एक चीज को ऑडिटर कागज में लिख लेता है। तो ऑडिट डॉक्यूमेंट है, क्योंकि लॉ आप लोग को थोड़ा बहुत तो लॉ आप लोग भी जानते हैं, कानून के दुनिया में क्या होता है, बोली का कोई दाम नहीं होता है। आप देखो कि लव मैरिज में लोग रजिस्ट्री करा लेते हैं, क्यों करा लेते हैं? आप ये बात मेरे बात को थोड़ा मिलाइएगा जाके प्रैक्टिकल दुनिया में। जब लव मैरिज, अरेंज मैरिज में लोग उतना रजिस्ट्री नहीं करते, करते बाबू? करते बाद में करते, जैसे मान लीजिए सरनेम मिसमैच हुआ तो आदमी करते हैं। जैसे मान लीजिए आप खान हो और आपका शादी मान लीजिए पठान से हुआ, तो खान पठान साइड सरनेम तो अलग अलग हो गया, तो उस केस में क्या होता है, लोग डॉक्यूमेंटेशन ठीक करने के लिए करवाते हैं। क्या हो बाबू? नहीं, बंद कर दीजिए, थोड़ा देर बाद टीचर डे होगा। बस नहीं, अभी भी 2-3 दिन में टीचर डे। सब हंसी लगता है और अच्छा भी लगता है। पहले जमाना में तो बड़ा अच्छा था, मतलब गार्जियन को लगता था कि कुछ नहीं है, मतलब जैसे अभी का जमाना क्या है, अभी के जमाने आपके हमारे मम्मी पापा सभी मम्मी पापा के लिए सबसे प्रायोरिटी है एजुकेशन। सबके पेरेंट्स आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहिए, अपना माता पिताजी का थैंक यू बोलना चाहिए, चरणों में गिर जाना चाहिए जाकर के कि उन लोगों ने आपको इतना लायक बना दिया। अब आप लोग बहुत टैलेंटेड हो, मेरे हिसाब से तो बहुत टैलेंटेड हो, ये मेरा विचार है आपके लिए कि आप बहुत टैलेंटेड। कि मार्क्स किसी का कम आया किसी का बेसी आया, दैट डज नॉट डिस्टिफाई कि आप बहुत खराब हो गए अच्छा हो गए। मतलब आप लोग इतना चीज सीख गए कि अब जीवन में आपको कोई धूर बना के नहीं निकल सकता जीवन में, इतना तो हमको विश्वास है। और जीवन में एक चीज जो सबसे बड़ा बात बोल रहे हैं कि आपके जो मम्मी पापा है, बात समझ रहे ना, तो उन लोग अभी के जमाना में मम्मी पापा का प्रायोरिटी क्या था आप लोग के जीवन में, कि हम लोगों के मम्मी पापा सोचे कि नहीं मेरे बच्चा को सिर्फ पढ़ाना है, और आप लोग के मम्मी पापा क्या सिर्फ पढ़ाना है। जितना उनसे हुआ, जितना उनके पास रिसोर्सेज था, उन्होंने आपके पढ़ाई में लगाया, और आप लोग सभी बच्चे अलग अलग स्कूल से कॉलेज से पढ़ के निकल गए। अभी क्या है, अब आप लोग के जीवन के लिए प्रायोरिटी है एजुकेशन, तो आपको भी समझ है कि एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। लेकिन उस जमाने के बच्चों का प्रायोरिटी होता था शादी ब्याह। गार्जियन कुछ भी बात बात पे शादी फेंक के मार देता था, कुछ भी होगा बोले बदमा हंस रहे ऐसा शादी कराओ, शादी करो क्लास करो। बाइक का चाबी नहीं देवाएंगे पिंडू, सॉरी बाइक में प्रॉब्लम है, वो बाइक देना बंद कर दी। नहीं किसी को बाइक के चाबी नहीं देवाएंगे पिंडू, बाइक में प्रॉब्लम है, उसको बोलिए साइकिल से आएगा। अजी बाइक में नहीं दे, बाइक नहीं देवाएंगे कदम बात से, हम कल बाइक की तो दे नहीं रहे इस बार, देख बुरा लग गया। अब देखिए वो सोचा नहीं कि बाइक मांग का है रे। देखिए तो यहाँ पर क्या है समझिए, ऑडिट प्रोग्राम ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का बात कर रहे थे, हंस दिया, ज़्यादा हंस रहा ब्याह करा दो इसका, ज़्यादा हंस दिया अब पूजा का शादी ठीक हो जाएगा, चलो पूजा का शादी ठीक कर दे, तो हंस दोगे। गाड़ी मांगने आया, गाड़ी मांगने आया तो शादी नहीं होगा, गेट दरवाजा बंद के इसके पिताजी पकड़ेंगे, इसको शादी करा दो इसका, पिंडू का शादी कराओ। समस्या यही है, समस्या आपको यही समझना होगा कि ऑडिट प्रोग्राम मतलब हर एक चीज़ को डिटेल में प्लान करना। और ऑडिट पहले जमाने में ऐसे करते थे लोग, बात बात पे शादी करवा देते थे। तो लोगों उन लोग के जमाना में जीवन शादी होता था, प्रायोरिटी शादी होता था, इसीलिए लोगों का बच्चा बहुत ज्यादा हो जाता था। बस समझ रहे ना, जो प्रैक्टिकल बात है, शादी 15-16 साल का उम्र में शादी करा देगी, एक आदमी का 8-8 बच्चा, 9-9 बच्चा, 12-12 बच्चा एक आदमी का, कुछ भी पैक नहीं है। और आज के जमाने में ऐसा नहीं है, बात नहीं बाबू, आज के जमाने में आप प्रायोरिटी देखिए तो लो बात समझ। तो यहाँ पर ऑडिट आप लोग देखिए, आप लोग खुद देखिए कितना इंटरेस्ट है आप लोग इस टॉपिक में। इतना देरी से ऑडिट पढ़ा रहे तो टॉपिक नहीं था, शादी ब्याह के बाद में ठीक डिस्कशन हो रहा, तो आप भी समझ रहे ना, आपका उम्र हो रहा है, आपको भी दिख रहा। आइए अगला है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। तो डॉक्यूमेंटेशन सुनो, डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर छोटा छोटा चीज को डॉक्यूमेंट में डाल के रखिए, क्योंकि आपको काम आएगा कंपनी में, क्योंकि लीगल एक्शन जो होता है ना डॉक्यूमेंट के ऊपर ही होगा। क्योंकि अगर मान लीजिए डॉक्यूमेंट लीगल एक्शन कुछ भी, जैसे मान लीजिए हम आपके कंपनी का ऑडिटिंग किए और मेरा जो क्लाइंट है वो क्लेम किया, क्लाइंट आकर के बोला कि आदमी ठीक से ऑडिट नहीं किया, तो हम क्लाइंट को दिखा पाएंगे, देखिए सर हम तो ऑडिट किए थे, मेरे पास प्रूफ। तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक ऑडिटर को हर एक काम का अपना डॉक्यूमेंट बना के रखना चाहिए। क्या क्या डॉक्यूमेंट होता है देखिए, एग्जाम्पल ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में भी पेपर, रिकॉर्डेड पेपर और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, आजकल तो ई फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी होता है। जैसे आप लोग जो एग्जाम दिए ऑनलाइन, तो उसका मेल आप लोग का मेल में है, जो PDF आपने भेजा, वही सब क्या है, वही सब तो आपका डॉक्यूमेंट है। आजकल डॉक्यूमेंट फिजिकल भी हो सकता है और इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकता है। क्या क्या होता है कुछ एग्जांपल देखिए, कॉपी ऑफ ऑडिट प्रोग्राम, ऑडिट प्रोग्राम का कॉपी, ये भी ऑडिट डॉक्यूमेंट है। एनालिसिस ऑफ सीट है आपके पास, वो भी ऑडिट डॉक्यूमेंट है। समरी, वो भी ऑडिट डॉक्यूमेंट है। चेक लिस्ट, वो भी ऑडिट डॉक्यूमेंट है। लेटर ऑफ कंफर्मेशन, ये भी ऑडिट डॉक्यूमेंट है। कॉरेस्पॉन्डेंस, ईमेल क्या बाबू, ईमेल क्या बाबू, ईमेल जीमेल, ये सब क्या हो गया डॉक्यूमेंट्स। कॉपी, हम पहले ही बोले डॉक्यूमेंट मतलब फिजिकल तो है ही, प्लस डिजिटल भी है। आजकल डिजिटल डॉक्यूमेंट को भी डॉक्यूमेंट माना गया है, बहुत बात नहीं। और लास्ट है कॉपीज ऑफ सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट।
कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट का जो द पेपर है वो भी आपका डॉक्यूमेंटेशन में आता है। आपसे पूछेगा वो डिफाइन ऑडिट डॉक्यूमेंट्स, व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंट्स। अब उसके बाद आज का लास्ट टॉपिक पढ़ाने आ रहे हैं आपको ऑडिट वर्किंग पेपर। 10 मिनट का टॉपिक है, सुनिएगा ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो फिर बैच हम लोग आगे पीछे हो जाएगा। ऑडिट वर्किंग पेपर क्या होता है? जैसे हम लोग वर्किंग नोट बनाते हैं ना क्लास में, कोई भी सम्स बनाते हैं तो वर्किंग नोट बनाते हैं। वर्किंग नोट क्यों बनाते हैं? रफ, जैसे मान लीजिए आप अमाउंट लिखे 20,000, अभी 20,000 कैसे आए? जैसे कोई ऐसे वर्किंग नोट किया, अभी तो असेसमेंट ऑफ फर्म पढ़ाई थे बैच बी में, तो असेसमेंट ऑफ फर्म करेंगे, आप मान लीजिए वर्किंग नोट किए, तो वर्किंग नोट करके आप मान लीजिए आप उसका इंटरेस्ट निकालें, मैक्सिमम रेम्यूनरेशन निकाला हुआ है, अब मान लीजिए इंटरेस्ट निकालें, तो इंटरेस्ट का अमाउंट 12% मैक्सिमम अलाउड होता है इनकम टैक्स के हिसाब से। अगर 20% पे कर दिया, 8% डिसअलाउड। अब वो जो डिसअलाउड का अमाउंट है वो निकाल के आप मान लीजिए वहां पर डायरेक्ट बैठा दिए। आप चाहो तो डायरेक्ट कैलकुलेटर में भी निकाल सकते हो, लेकिन कैलकुलेटर में नहीं, वर्किंग पेपर में क्यों, वर्किंग नोट में क्यों? क्योंकि आप कल होकर के खुद भी चेक कर पाएंगे कि हाँ ये मेरा यहां से 20,000 रुपया आया था, यहां से 10,000 रुपया आया था। आज आपके सर आपके सामने बैठे हुए, सर आपको बता दे रहे, 2 महीना बाद आप कॉपी खोल के रिवीजन करने बैठेंगे, यू कैन रिव्यू इट, यू कैन रीचेक इट, यू कैन चेक इट कि आपने क्या बनाया था क्या नहीं बनाया था। तो वर्किंग पेपर क्यों इंपॉर्टेंट है, उसका बहुत सारे यूटिलिटीज है जो आपको पढ़ाएंगे। पहले वर्किंग पेपर का मतलब क्या होता है? वर्किंग पेपर इज अ रफ शीट, वर्किंग पेपर इज द रफ सिट नहीं शीट। देखिए लिखा होगा ऑडिट वर्किंग पेपर्स आर द रिकॉर्ड ऑफ ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म्ड, रेलेवेंट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड एंड कंक्लूजन ऑडिटर्स रीच। आपको क्या क्या कंक्लूजन मिला, कहाँ कहाँ गलती नजर आया, क्या क्या आपने ढूंढा, क्या क्या आपने तलाशा, सबको एक कागज में लिख दीजिए। उस कागज को क्या बोलेंगे? ऑडिट वर्किंग पेपर, ऑडिट वर्किंग पेपर, ऑडिट वर्किंग पेपर। और उसका क्या क्या यूजेस है देखिए। अच्छा, कल होकर के कुछ कंपनी वाला लोग कोई केसी किया आपके अंदर में, उसको दिखा पाएंगे? देखिए हम तो रफ शीट बनाए थे, ये आपके यहाँ वर्किंग किया हुआ है। वर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए वर्किंग कॉर्पोरेट दुनिया में जाइएगा ना, वहाँ पे सिर्फ कागज से बात होता है, बात बात पे कागज, कोई भी चीज़ ओरली नहीं होगा। अगर 100 रुपया भी आपको कोई देगा ना बॉस, तो उसको भी कागज में वाउचर बनवा लेगा उसका। प्रैक्टिकल वर्ल्ड में दुनिया में कंपनी में जॉब करने आएगा, हर एक चीज़ का एक बिल बनता है, चाय पिएगा उसका भी वाउचर बन जाएगा। उसके बाद क्या यूजेज है सर इसका? इसका यूजेज है कि अगला साल का ऑडिट प्रोग्राम बनाने में हेल्प करेगा। इसका यूजेज है कि आप रिव्यू कर पाएंगे। इसका यूजेज है कि आप प्लान कर पाएंगे। आपका इसका यूजेज है कि आपको अगर कुछ गलती लगेगा या इस साल का जब ऑडिट प्रोग्राम बनाने जाइएगा तो पिछला साल का वर्किंग पेपर देख करके एक सही प्लान तैयार कर पाइएगा। तो वो सब यूटिलिटीज में लिखा हुआ बुक में मेरा, एक बार रीडिंग मार लीजिएगा। अगला है ओनरशिप, बस 5 मिनट और। ऑडिट वर्किंग पेपर का मालिक कौन होता है? ऑडिटर। पूछेगा आपसे हु इज द ओनर ऑफ ऑडिट वर्किंग पेपर? ऑडिट वर्किंग पेपर का मालिक कौन होता है? क्लाइंट या ऑडिटर? सुनाई नहीं दे रहा? सुनते पाची ना गो? यस, ऑडिट वर्किंग पेपर का मालिक होता है ऑडिटर। और सुनिए उसके बाद पूछेगा आपसे हु हैज द कस्टडी ऑफ ऑडिट वर्किंग पेपर। अब एक सवाल का जवाब दीजिए, जो मालिक होगा उसी के पास ना कस्टडी होगा। अगर ये बुक का मालिक हम है तो इसका कस्टडी भी मेरे पास है। तो आपसे पूछेगा हु इज द ओनर। देखिए अब यहाँ पे दोनों अलग चीज है, लेकिन ओनरशिप मतलब मालिक कौन है। जैसे मेरा बाइक का मालिक कौन? हम। अब अगर ये पिंटू जो अभी आया था उसको अगर हम बाइक दे देते तो उसका मेरा बाइक का कस्टडी किसके पास चला था? उसके पास चला था। तो ओनरशिप किसके पास है? मेरे पास है। कस्टडी किस कोई अलग चीज होता है। जैसे ये बुक है मेरा, हम मान लीजिए पढ़ने के लिए नेहा को दी, तो ओनरशिप इज माइन बट कस्टडी इज इन हर अंडर। ये कस्टडी उनके पास है, कस्टडी उनके पास चला गया है। तो ओनरशिप और कस्टडी में फर्क क्या है? ओनरशिप मतलब आपका मालिकाना हक है, कस्टडी मतलब वो किसके पास है। खुशी का बात क्या पता है? खुशी का बात ये है कि ऑडिटर का ओनर भी, देखो वर्किंग पेपर का ओनर भी ऑडिटर है और उसका कस्टडी भी किसके पास होता है? ऑडिटर के पास। ऑडिटर सुनो, ऑडिटर इस तरह से इसको रखता है, छुपा के रखता है जो कोई और इसको देख ना ले। ऑडिटर को वर्किंग पेपर को उस तस्वीर की तरह आपको छुपा के रखना है जिस तस्वीर को आप हमेशा देखना तो चाहते हैं लेकिन किसी को दिखाना नहीं चाहते। वाह, देखना तो चाहते हैं लेकिन दिखाना नहीं चाहते। कुछ तस्वीर ऐसा होता है जिससे आपका मेमोरीज जुड़ा हुआ है, आपका मोमेंट्स जुड़ा हुआ है, आपका यादें जुड़ा हुआ है, उसको आप खुद देखना चाहते हैं लेकिन किसी और को दिखाना नहीं चाहते। उसी तरह से आप ऑडिट वर्किंग पेपर कभी बड़ा होकर के ऑडिटर बनना ना बाबू, तो ऑडिट वर्किंग पेपर को ऐसे ही संभाल के रखना, जो खुद तो देखना बट किसी और को दिखाना मत। क्योंकि ऑडिट वर्किंग पेपर अगर सब देख लेगा तो कंपनी का राज खुल जाएगा। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो राज खुल जाएगा। यस और नो गाइस? जल्दी बताइए, हु हैज द ओनर ऑफ, जल्दी बताइए, हु हैज द ओनर ऑफ ऑडिट वर्किंग पेपर? इंग्लिश में हु हैज द ओनर ऑफ ऑडिट वर्किंग पेपर? एंड अभी खत्म नहीं हुआ, बंद कर दे, वाह एक लाइन और है, ऑडिट वर्किंग पेपर तक कंप्लीट करा देंगे। ऑडिट वर्किंग पेपर क्या है, उसका यूटिलिटी क्या है? देखो आप ये मत सोचिए कि क्वेश्चन एक एक लाइन में आएगा। क्वेश्चन कैसे देगा? देखिए ऐसे क्वेश्चन, ऑडिट बहुत बात नहीं,
ऑडिट वर्किंग पेपर से क्वेश्चन पूछेगा ना, ऐसे पूछेगा, डिफाइन ऑडिट वर्किंग पेपर, what are the utilities of audit working paper, who has the custody of audit working paper, who has the ownership audit working paper, इस तरह से ब्रेक करके पूछेगा. What is the period for how many period auditor need to retain the audit working paper. तो पूरा बात सुन लीजिए बाबू. ऐसा क्वेश्चन ऑनर्स वालों को देगा. जनरल में देगा तो क्वेश्चन कैसे देगा, एक्सप्लेन ऑडिट वर्किंग पेपर. एक ही क्वेश्चन है, आंसर वही होगा. देखिए घर समझने का बात है. जनरल में देगा एक्सप्लेन ऑडिट वर्किंग पेपर, ऑनर्स वाला को देगा ऑडिट वर्किंग पेपर क्या है, रिटेंशन क्या है, कस्टडी क्या है, यूटिलिटी क्या है, सब बता दे रहे. ओनरशिप है ऑडिटर का, रिटेंशन भी क्या बाबू ऑडिटर, कस्टडी भी ऑडिटर के पास. सुनिएगा ना प्लीज. एक ऑडिटर को एज पर स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग 230 स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग 230 और आईसीएआई के रूल मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट लॉ 1949 के हिसाब से, चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो नियम है 1949, क्योंकि ऑडिटर कौन होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, और लोगों को सीए इंस्टीट्यूट के गाइडलाइंस के हिसाब से चलना पड़ता है. तो एक ऑडिटर को ऑडिट वर्किंग पेपर 7 साल तक, याद रखिएगा 7 साल तक. हाउ मेनी इयर्स, 7 साल तक. भैया 7 साल ही क्यों, लॉ में लिखा हुआ है बाबू. कहाँ लिखा हुआ है, लॉ में लिखा हुआ है बाबू. यस 7 साल तक. सुनो पूरा खत्म नहीं हुआ. 7 साल तक उस डॉक्यूमेंट को, कोई भी वर्किंग पेपर है, कोई भी रफ शीट है, उसको संभाल के आपको अपना ऑफिस में रखना होगा. तो भैया 7 साल बाद आप चाहो तो उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो. और डिस्ट्रॉय भी क्या करना होगा, फेंकना नहीं है जहां तहां. क्या फेंक देंगे, हो सकता है किसी और के हाथ में वो वर्किंग पेपर लग जाए, जलाना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा, जलाना पड़ेगा. इंफॉर्मेशन को क्या करना पड़ेगा, जलाना. या फिर इस तरह से डिस्ट्रॉय करिएगा जिससे कि वो किसी और के हाथ ना लगे. तो हम आपसे पूछते, बताइए हु इज द ओनर ऑफ ऑडिट वर्किंग पेपर, हु हैज द कस्टडी ऑफ ऑडिट वर्किंग पेपर, फॉर हाउ मेनी ईयर्स द ऑडिटर नीड टू रिटेन द ऑडिट वर्किंग पेपर. 7 years. 7 years. Thank you so much everybody. Bye. Take care.